हम्म, सबको स्लाइड दिखाई दे रही है? जी मैम। हाँ जी। हम्म, इज इट ओके? सबको दिखाई दे रही है? मुझे बताइए। जी मैम। हाँ जी मैडम, एकदम। ठीक है। तो हम डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में जो हम पढ़ेंगे, तो बेसिकली हमारे फर्स्ट चैप्टर में हम सॉरी, थोड़ा मेरा गला थोड़ा सा साथ नहीं देगा, तो थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे जो भी हमारे पोषक तत्व जो हमें खान पान के माध्यम से मिलते हैं, उनके बारे में बात करेंगे, स्वास्थ्य आहार के बारे में बात करेंगे, है ना। और हम अलग अलग जो भी हमारे यहाँ पे पोषक तत्वों के बारे में हम समझेंगे। खान पान से हम जो संतुलित आहार है, जो भी वहां पर हमारे क्या हमें ग्रहण करना चाहिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो ये चैप्टर 2, 3 ये अभी सिलेबस है। तो पहले उसमें हम आहार विहार की बात करते हैं। तो आज पहला चैप्टर है, तो उसके बारे में हम आज बात करते हैं कि आहार के बारे में। तो आहार बेसिकली हमारे शरीर का एक बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। जो भी हम खाते हैं वो हमारे कहाँ लगता है, शरीर को लगता है। हम अन्नमय कोश, जब हम योग में पढ़ते हैं, तो जो अन्नमय कोश है, जिसको अन्न खिलाया जाता है, वही और अन्न हमारे आहार से ही आता है। ठीक है, अन्न एक छोटा सा पार्ट है। आहार में हम बहुत चीजें को करते हैं। अगर आहार को ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारा जीवन नहीं आगे चलेगा। क्योंकि हमें जो भी हम काम करते हैं, जो भी हमें शक्ति की जरूरत है, आहार के माध्यम से हमारे शरीर में भी वो जाता है। तो जो भी ऊर्जा का जो हमारे स्रोत है, एक तरह से हमारा आहार है। और इसके बिना अगर आप भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, तो हमारे शरीर में जो भी ऊर्जा एकत्रित करी होती है वो हमें मिल जाती है, लेकिन एक समय में वो खत्म हो जाती है। और अगर हम बिल्कुल भोजन नहीं करते हैं, जो कि बिल्कुल ही भूखे रहते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है कि उनको जीवन व्यापन फिर नहीं हो पाता। तो सभी के लिए, चाहे वो पशु हो, कीट हो, कोई भी कीड़े भी हो, सबके लिए आहार के लिए सभी लोग, आपने देखना है कि हम लोग जो है भाग दौड़ करते रहते हैं। और लाइफ में हमारा मेन मोटिव कुछ भी नहीं है, मेन यही रहता है। बाकी हमारी चीज, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जो सब बाद में आता है, पहले आहार आता है। हम जो कुछ करते हैं पेट की भूख को मिटाने के लिए ही करते हैं, है ना, कि बस 2 जून की रोटी मिल जाए हमें, और चाहे चीज ना मिले। लेकिन अगर खाना नहीं मिलेगा तो हम जो है और कुछ नहीं कर सकते, बाकी चीजों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आहार हमें एक अच्छा स्वास्थ्य भी देता है। तो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कि अपने बुद्धि के माध्यम से हम अपने इस आहार के हम अपना जो भी सब न्यूट्रिएंट्स प्राप्त कर लेते हैं, ताकि हमें सब कुछ जो है जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हमें मिल सके। अगर कोई भी आप व्यक्ति को देखते भी हो, है ना, उसकी सबसे पहले चाहे उसके पास बंगला हो, गाड़ी हो, सब कुछ हो, लेकिन आप उसके साथ जो उसकी सेहत होती है, और सेहत किससे निर्माण होती है, आपके भोजन से ही होती है। तो आहार का बहुत ही जो है हमारे जीवन में बहुत ही उसकी इम्पोर्टेंस है। और सही मायने में हमारे को एक आहार जो कि संतुलित और पौष्टिक जो है होना चाहिए। तो ये संतुलित और पौष्टिक कैसे बनता है, उसके हमारे भोजन में कुछ तत्वों की वजह से होता है। तो हम जो आगे की कक्षाओं में डाइट एंड न्यूट्रिशन में हम उन सब के बारे में ही जो है पूरी जानकारी लेंगे। ठीक है। तो बेसिकली
आहार या भोजन से को जानने से पहले हम समझेंगे कि आहार क्या है। बहुत सारे पोषक तत्वों कुछ हमारे लिए बहुत जरूरी भी होते हैं, कुछ मतलब माइनर में होते हैं, जो कि इतने हमारे लिए उनका कम मात्रा में भी वो हमारे खान पान में होने चाहिए, आहार में होने चाहिए। तो हमारे को जो संतुलित आहार हम बोलते हैं कि जब जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे भोजन में वो हो। अगर वो हम उन पोषण तत्वों से वांछित रहेगा तो वो हमारा जो है कंप्लीट फूड नहीं कहलाएंगे, उसको हम बैलेंस डाइट नहीं कहेंगे, उसको हम संतुलित आहार नहीं कहेंगे। तो संतुलित आहार में हमारे जितने भी पोषक तत्व जो होते हैं वो होने चाहिए, जो कि हमें शारीरिक कार्य करने के लिए शक्ति देते हैं, स्फूर्ति देते हैं, हमारे को ऊर्जा का हमारे लिए स्रोत बनते हैं, और जिससे हम एक उचित स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य की इस स्लाइड जो है इंग्लिश में है, परंतु मैं कुछ बातें आपको हिंदी में ही समझाऊंगी जो बहुत जरूरी होंगी, ठीक है ना। आज पहली कक्षा में हम एक भूमिका निभाते हुए मैं आपको बेहतर बता रही हूँ। तो स्वास्थ्य की डेफिनेशन सभी को पता है, जो WHO ने दे रखी है, वो थोड़ी इंग्लिश में होती है। क्या होती है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ द कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज। वो ये कहते हैं कि हमारा शरीर में बीमारियां और व्याधियां ना हो, अपितु बल्कि सब कुछ हमारे शरीर में समता, सब कुछ जो है हमारा, चाहे शारीरिक स्तर पर, हम मानसिक स्तर पर और हम आध्यात्मिक स्तर पर अच्छे से हमारे जो है कार्य होते रहे, वही हमारा जो है स्वास्थ्य कहलाता है। और सिर्फ बीमारी का ना होना ही जो है हम उसको स्वास्थ्य नहीं कहते, अपितु हमारा शरीर अच्छे से काम करे, और शरीर अच्छे से काम करने के लिए हमारा आहार जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो जो कि हमें अपने मानसिक कार्य करने के लिए अपने हमारे शारीरिक कार्य करने के लिए सब में एनर्जी देता है। तो खान पान का हमारा क्या जो है, इसके क्या क्या जरूरत पड़ती है। खान पान हमें ऊर्जा देता है, हमारे शरीर में कहीं पर भी मतलब जो ग्रोथ होती है ना, शरीर का जो निर्माण होता है, अगर उसको कहीं क्षति पहुंची है, उसको रिपेयर करने में, तो बॉडी बिल्डिंग में हम कहेंगे उसमें हमारे को मदद करता है, हमारे शरीर की रक्षा करता है, कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हमारे में बढ़ाता है, और हमारा सभी कार्य सामान्य रूप से चलते रहे। तो ये सारे कार्य उसके होते हैं। तो खान पान से हमें, उनसे क्या हमें मिलता है, हमारे फिजियोलॉजिकल लेवल पे, मतलब हमारे जो फिजिकल लेवल की जो बात होती है, हमारे बॉडी की फंक्शनिंग ठीक होती रहे, ये उसके सारे हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिकली भी होता है, जब हम किसी खाने को देखते हैं, है ना, तो देखने से ही हमें क्या होता है, बड़ा ही हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। अगर खाना दिखने में ही अच्छा नहीं होता तो हम उसे खाने में भी पसंद नहीं करते हैं। रंग बिरंगे जो होते हैं, है ना, जैसे अलग अलग रंग के जो हमारे फल हैं, है ना, हमें देखने से ही हमें आनंद जो प्राप्त होता है, वो भी हमें साइकोलॉजिकल लेवल पे भी हमें करता है। जो उसकी सुगंध होती है वो भी हमें एक मेंटल लेवल पर जो है इफेक्ट करता है। और सोशल लेवल पे खाना कैसे इफेक्ट करता है, कोई बताएंगे मुझे? हाँ जी मैम, जैसे कि हम कभी बड़ी अपनी चर्चा करते हैं फूड पे बैठ के, एक विवाह समारोह है, वहाँ पे भी हम एक सोशल में बैठ करके फूड को सर्व करते हैं। तो बिल्कुल इसी सही तरह बात। मैम। हाँ, हम लोग जैसे पहले ना, आपने अभी भी देखा होगा, सत्संग होता है ना, जो हम इकट्ठे बैठकर जब हम जहाँ पे जो भी भोजन करते हैं, तो वो एक हमारा सामाजिक तौर पर भी हमारे खाने का होता है, कि उसके द्वारा भी हम लोग होते हैं। किसी किसी कल्चर का अलग अलग होता है, जैसे पहाड़ी लोगों के उधर कुछ खास तरह की जो होती है, अगर आप साउथ इंडिया की तरफ जाओगे उनका कुछ अलग तरह का है। तो ये सोशल गैदरिंग्स भी हमें इफेक्ट करती है। हम एक ही तरह के खान पान पे जो होता है, ये हमारा एक आपसी जो है मिलन का भी एक इसमें हमारा रूप हो जाता है, कि जो हमारे सत्संग करते हैं या शादी ब्याह में हम करते हैं, एक दूसरे को खाने पे बुलाते हैं, हम अपने कुछ भी छोटी मोटी कोई भी गैदरिंग में करते हैं, तो इससे भी हमारा जो एक दूसरे के प्रति भी हमारा जो सहयोग है, या क्या विचारधारा रखते हैं, एक खाना किस तरह का एक क्षेत्र में, एक किसी
कल्चर में कैसा हो रहा है, तो ये भी हमारा यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मेन जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो हमारे खाने के क्या है, एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग और रेगुलेशन है। तो एनर्जी गिविंग में हमारे को वो क्या करता है, ऊर्जा जो है हमें भोजन प्रदान करता है। ऊर्जा हमें भोजन से कौन से तत्वों से मिलती है, तत्व अभी हमने हालांकि बात नहीं करी है, अभी हम डिटेल में उनके बारे में बात करेंगे। तो वो हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट से और वसा से, वसा जिसको हम फैट्स भी कहते हैं। और बॉडी की ग्रोथ और रिपेयरिंग के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी होती है हमारे लिए प्रोटीन। प्रोटीन हमें कहाँ से क्या काम करते हैं, हमारी बॉडी बिल्डिंग में मदद करते हैं, मतलब हमारे शरीर को रिपेयर करने में, अगर कहीं क्षति होती है उसको ठीक करने में, और उसकी ग्रोथ के लिए, उसके आगे के विकास के लिए बहुत जरूरी है। और फिजियोलॉजिकल लेवल का जो होता है कि मेंटेन भी करना जरूरी है, जितना भी हमारे बॉडी का जो भी कार्य हो रहा है वो निरंतर अच्छे से कार्य भी करता रहे। जो एनर्जी बन रही है वो यूटिलाइजेशन हो रही है, या प्रोटीन जो रिपेयरिंग हो रही है, इस अंदर के सारे कार्य सब सिस्टम ठीक से कार्य भी करती रहे। तो उसमें बहुत बड़ा रोल करते हैं हमारे जो है खनिज, विटामिन और हमारे मिनरल्स ये हमें बहुत ही मदद करते हैं। तो ये सारे चीजें हमारे खाने में इंक्लूड होंगी, तभी हमारा खाना जो है एक संतुलित आहार कहलाएगा। अगर इनमें से कुछ भी कम होगा तो इसका असर हमारे शरीर के ऊपर पड़ेगा, जिससे कि फिर हमारा शरीर ठीक से कार्य नहीं करेगा। अगर कार्बोहाइड्रेट से फैट ठीक से नहीं जाएंगे तो ऊर्जा नहीं बनेगी, हम थके थके रहेंगे, अपने कार्य ठीक से नहीं कर पाएंगे। प्रोटीन का अगर हम कहेंगे, बॉडी बिल्डिंग की बात कहेंगे, तो हमारे अगर चोट लग जाएगी, या अगर कोई बच्चा है उसको ग्रोथ की जरूरत है, उसके शरीर के विकास की जरूरत है, अगर प्रोटीन ठीक से नहीं दिया जाएगा तो शरीर का विकास नहीं होगा, और अगर कहीं क्षति होगी तो वो ठीक नहीं हो पाएगी, है ना। ऐसे ही हमारे निरंतर कार्य, हमारा शरीर ठीक से, हर सिस्टम ठीक से काम करते रहे, आपस में हो, उसमें रोल करता है। तो हमारे में अगर जो विटामिन होते हैं या खनिज होते हैं, अगर ये कम मात्रा में होगा तो हमारे बॉडी के फंक्शनिंग पे भी असर पड़ेगा। ओके, आगे चलें। तो अब हम बात करेंगे कि एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते हैं। एनर्जी मतलब अभी हमने देखा जो हमारे शरीर को क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं। तो ऊर्जा देने वाले जो हमारे मुख्य रूप से हैं वो क्या होते हैं, हमारे को हर कार्य करने के लिए, जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ, अभी कोई चलेगा, कोई भागेगा, दौड़ेगा, आप खाना बना रहे हो, कपड़े धो रहे हो, कोई भी हर तरह का जो भी हम कार्य करते हैं, हर काम में हमारे ऊर्जा होती है। तो तभी आपने देखा होगा कई बार आप बहुत ज्यादा कुछ ऐसा मेहनत का काम करते हो तो उसके बाद आपको बहुत तेजी से भूख लगाती है। इसका मतलब कि ऊर्जा वहां पे जब ज्यादा लगी थी। अगर नॉर्मल काम करते हैं तो हम अपने उसी टाइम पर खाते हैं, लेकिन कभी आपको लगेगा कि आप बहुत ज्यादा वो कर रहे हो, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं नवरात्रे कर रहे हैं, हम इन दोनों उपवास रखते हैं, खान पान पे थोड़ा सा हम कंट्रोल करके करते हैं। तो इन दिनों अगर हमें पता है कि हमारे में ऊर्जा का अभी थोड़ी सी होगी, तो हम अपनी दिनचर्या में हम उन्हीं कामों को करते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, जो हमारा रोजमर्रा के उसमें है। हम एक्स्ट्रा कुछ ऐसा एफर्ट्स वाले कार्य हम थोड़ा सा इन दोनों सोचते हैं कि अवॉइड करें, क्योंकि हम उसमें करेंगे तो हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, और जो हमारा ऊर्जा अभी संचित जो चल रहा है वो हमारा यूटिलाइज हो रहा है। तो अगर हम ऐसा ज्यादा मेहनत का काम कर लेंगे तो हमें भूख लगेगी, खाना हम खाएंगे नहीं, तो हमारे शरीर में कमजोरी और ज्यादा आ सकती है। तो हम इसीलिए ध्यान रखते हैं। तो वो ऊर्जा हमें मदद करती है हमारे को जरूरत जो भी हमारे काम होता है। ये तो हम वॉलंटरी काम करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी क्या हमारे बॉडी के सिस्टम्स अंदर क्या काम नहीं कर रहे, वो बिल्कुल काम कर रहे हैं। हमारा दिल धड़क रहा है, फेफड़े सांस लेने में मदद कर रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, पाचन शक्ति हो रही है, पाचन करने में भी ऊर्जा लग रही है, किडनी काम कर रही है, सब कुछ अपने काम कर रहे हैं, तो उसमें भी ऊर्जा की जरूरत होती है। और होम्योस्टेसिस हमारे शरीर का मेंटेन रहता है। होम्योस्टेसिस मतलब समस्थिति हमारे शरीर की, या समता का भाव। सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलन से काम करें, जो भी कार्य हो रहा है एक बैलेंस सिचुएशन में करे हमारे शरीर का। अगर वो बैलेंस बिगड़ता है तो हमें रोग होते हैं, और वो नॉर्मली बैलेंस बनाए हमारे शरीर का काम है, हमेशा उस बैलेंस को बनाए रखना। उस सिचुएशन को हम इंग्लिश में एक टर्म बोलते हैं होम्योस्टेसिस, जिसमें हमारे शरीर का तापमान है, हमारे शरीर में ऊर्जा का सब कुछ ठीक से चलता रहता है। तो हमारे इस ऊर्जा को बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है
हमारे न्यूट्रिएंट्स की, पोषक तत्वों की। वो पोषक तत्व हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो वो क्या है हमारे पोषक तत्व, उन किनसे हमें ऊर्जा मिलती है, वो होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। तो भोजन का हमारे शरीर में ज्यादातर हिस्सा कार्बोहाइड्रेट्स का होता है, क्योंकि हमें ऊर्जा का निर्माण वहीं से ही होता है। ठीक है, ओके। तो हमारे जो भी ऊर्जा हमें सबसे ज्यादा जो मिलती है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। तो हम अपने खान पान में जो सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे लेते हैं, अपने कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं, और ये आराम से हमें मिल भी जाता है। और इसको हम अपने अगर घरों में बात करें तो हम इसको बहुत अच्छे से रख भी लेते हैं, खराब भी नहीं होता है। बाकी चीजों के कंपैरेटिवली अगर हम देखते हैं तो ये सस्ता भी पड़ता है। मिलता तो हमें एनर्जी प्रोटीन और फैट से भी है, वसा से भी है, परंतु वो अगर हम इकोनॉमिकल वैल्यू से देखेंगे वो महंगे पड़ते हैं। लेकिन सबसे अच्छा ऊर्जा का स्रोत अगर हम मानेंगे, जो सस्ता है और लंबे समय तक रहता है, खराब भी नहीं होता, वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो मुख्य तौर से लेकिन ऊर्जा हमारा शरीर फिलहाल जो करता है वो करता है कार्बोहाइड्रेट से और फैट से। लेकिन प्रोटीन, जब इन दोनों से अगर हम कुछ नहीं कर रहे तो प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर स्टोर होता है, तो वहां से भी फिर हमें बाद में जब हमें बहुत जरूरत पड़ती है तो वहां से भी मोस्टली सबसे पहला काम देने का किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का और फैट्स का। अगर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स मिलकर हमारे को शरीर में एनर्जी उनसे नहीं मिल रही है तो प्रोटीन्स उनके बदले में फिर हमारे शरीर में, अगर आप देखा होगा कोई भूखा रहता है, बहुत टाइम तक भूखा रहता है, खाना ही नहीं खाता, होता है ना कई बारी तो देखा होगा आपने, वो बहुत लीन एंड थिन रहते हैं, क्योंकि पहले कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी दे रहे थे। कार्बोहाइड्रेट्स आप खा नहीं रहे हो, कुछ खा ही नहीं रहे हो, तो आपके शरीर में जो वसा होता है वो वसा फिर आपको एनर्जी देना शुरू कर देता है। वो वसा हमारे शरीर में जो भी स्टोर है ना, हमारे शरीर में वसा स्टोर ही रहता है। तो वो आप देखोगे वो आदमी बड़े दुबले पतले हो जाएंगे, उनके शरीर में बिल्कुल भी मोटापा नहीं रहेगा। और अगर एक समय में वो वसा भी जब हमारे शरीर में खत्म हो जाता है तो हमारी प्रोटीन प्रोटीन जैसे हमारी, अगर हम मान के चलेंगे हमारी मसल्स मांसपेशियों में होता है, तो फिर वहां से वो प्रोटीन कन्वर्ट होना शुरू होता है। तो फिर आप देखोगे वो आदमी बिल्कुल ही ऐसे लगेगा कि जैसे है ये, जबकि बोल रहे हैं कि अगर कोई बिल्कुल भी नहीं खाता, तो इसका मतलब समझाने से तात्पर्य है कि पहले कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, उनका काम होता है कि हमारे शरीर में वो ऊर्जा को देते रहते हैं। उनकी एब्सेंस में या अगर उनसे पूर्ति नहीं होती तो हमारी उस पूर्ति को प्रोटीन भी पूरा करते हैं। तो हम अपने वजन के हिसाब से हमारी जो मात्राएं जो रखी गई हैं, प्रोटीन और वसा ये सब जो होते हैं, ये हमारे शरीर में अलग अलग हमारे बॉडी के हिसाब से मिलनी चाहिए। तो ये हमारे को दे रखा है कि हमारे जो है कितनी एनर्जी देता है। अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर अपने खाने में लेते हैं तो वो हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा बनाता है, वो देता है। ठीक है, और फैट, अगर 1 ग्राम फैट हमें 9 किलो कैलोरी देता है, तो वसा हमें बहुत ज्यादा एनर्जी वो देता है। और है फिर 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन हमें 4 किलो कैलोरी देता है। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली क्या होता है, लंबे समय तक, जैसे आपने देखा होगा कार्बोहाइड्रेट्स, अब हम फॉर्म के उसमें आ जाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलता कहाँ से है। ओके, तो आगे, हाँ, अच्छा, यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन की बात आती है, अगर हम 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स अगर अपने भोजन में लेते हैं तो हमें कितनी ऊर्जा मिलेगी, दिख रही है क्या सभी को स्लाइड? 100 कैलोरी। हाँ, 100 किलो कैलोरी मिलेगी। 100 किलो कैलोरी। और अगर 1 चम्मच चीनी जिसमें कि 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स है, अब देखो शुगर जो है वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है ना, अब धीरे धीरे आप समझ जाओगे। तो 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलेगी हमें, 20 किलो कैलोरी। 20 किलो कैलोरी। ठीक है, इस चीज को याद रख लेना। 10 ग्राम प्रोटीन है तो वो कितनी ऊर्जा देगा, 40 किलो प्रोटीन। हाँ, उसका भी 4 था, है ना, बीच में फैट का ना है।
एक चम्मच अगर तेल है उसमें 14 ग्राम फैट का है तो कितनी मात्रा में देगा? 136 124 26 हाँ, 49 था। 14 को 9 से गुणा करोगे ना, ये देखो। 136 हाँ हाँ। और दूध में अगर 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स है, 10 ग्राम फैट है और 11 ग्राम प्रोटीन मिलता है, तो इसीलिए मिल्क को हमें कंप्लीट फूड कह देते हैं, क्योंकि दूध से हमारे काफी चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, तो मोस्टली तो हम कैल्शियम के लिए उसे बोलते हैं, लेकिन दूध को कंप्लीट फूड भी बोला जाता है। तो यहाँ पर हमें कितनी मिल जाएंगी एक ग्लास दूध में? अगर एक ग्लास दूध में हम मान के चलते कि 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, तो 12 को 4 से गुणा करो। फिर फैट है 10 ग्राम, तो 10 को 9 से गुणा करो, और 11 ग्राम प्रोटीन को 11 से 4 से करो, तो टोटल कितना आया? मैम 132 178 तो हाँ, तो ये अगर हम इन सब पे आगे अभी लिख देते तो आपको पद कंपैरिजन हो जाता कि हमें किस उसमें कितनी ज्यादा ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो अब हम अपने बॉडी जो बिल्डिंग वाले उसकी बात करेंगे। ये हमने बात करी थी कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है, इसमें और देखती हूँ कार्बोहाइड्रेट्स आगे शायद आपको हाँ बताएंगे। हाँ, इसमें क्लास में आगे की क्लासों में आएगा। आज हम सिर्फ फूड के बेसिक की बात कर रहे हैं। अब उसके बाद बॉडी बिल्डिंग वाले हमारे थी, मतलब जो हमारे शरीर के विकास के लिए, रिपेयरिंग के लिए, उसके जो भी डेवलपमेंट के लिए जो जरूरी होते, तो हमने देखा होगा जो बच्चा होता है, छोटा होता है, वो एक वयस्क बनता है, तो जो उसकी ग्रोथ जो होती है वो अपने वजन में भी उसके बढ़ोतरी होती है, उसकी हाइट में भी होती है, बाकी धीरे धीरे जो डेवलपमेंट होती है उसके लिए भी हमें जो है पोषक तत्व चाहिए। तो राइट अमाउंट में चाहिए। अगर वो पूरा नहीं, अगर कमी होगी तो वो उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी या वजन में कम हो जाएगा, है ना। या अगर बहुत ज्यादा भी करते हैं तो बहुत मोटा भी हो जाता है, तो वो इस चीज पे होता है। तो इसमें जो मदद करते हैं वो हमारे करते हैं प्रोटीन हमारे शरीर में, क्योंकि हर समय सेल जो है टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं निरंतर, वो भी एक जो है ग्रोथ होती रहती है। कोई भी अगर कहीं पर भी कुछ चीज को डैमेज हुआ है तो वो भी रिपेयर होती है। तो इन सब के मेजर काम के लिए हमारे इम्पोर्टेंट कौन से न्यूट्रिएंट्स हेल्प करते हैं? हमारे प्रोटीन, हमारा मिनरल्स और वाटर, पानी। ठीक है ना। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली हमारे शरीर के अंदर पानी लगभग 70 से 65% हम मान के चलते हैं। तो शरीर में जितना भी काम है, हमारा मेटाबॉलिज्म, चयापचय वाला भी काम, उसमें भी पानी की ही जरूरत होती है, क्योंकि जो भी कुछ ट्रांसपोर्ट होता है हमारा, वो भी पानी के माध्यम से भी होता है। पानी हर चीज में ही प्रेजेंट है। आपने अभी तक अगर एनाटॉमी की क्लासेस सबने अटेंड करी है, तो हमने जो शरीर की रचना के बारे में पढ़ रहे हैं और फंक्शनिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, वहां पे हम देखते हैं कि पानी हर जगह ही हमारे प्रेजेंट है। हर चीज पानी से ही बनी है। आज हमने ब्लड के बारे में ही पढ़ा था, तो उसमें भी हमारा जो प्लाज्मा था 55% तो वहां पर भी था, है ना। हर जगह है, तो हर काम में पानी की भी जरूरत होती है। तो जितना भी प्रोसेसिंग होती है, फंक्शनिंग में पानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी बॉडी के बिल्डिंग में भी अगर पानी की कमी होगी तो हमारी बॉडी के प्रॉपर जो है वो रिपेयरिंग या ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ऐसे ही जो प्रोटीन है वो भी हमारे ऑलमोस्ट हर जगह प्रेजेंट थे, है ना। हमने जब सेल पढ़े थे या कहीं पे भी आपने मसल्स का भी पढ़ा है, हर जगह हमारे जरूरत होती है प्रोटीन्स की भी, और हमारे मिनरल्स भी। मिनरल्स बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन उनका रोल भी बहुत बड़ा होता है। उनको भी हम ध्यान में रखते हैं। मात्रा बेशक उनकी बहुत कम होती है, लेकिन वो भी हमारे बॉडी की फंक्शनिंग में, मेंटेनेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। खनिज होते हैं मिनरल्स हमारे, है ना। अब हमारे बॉडी के जितने भी काम हैं, बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए, इम्यूनिटी के लिए, कि वो हम बीमार ना पड़े, हमें कोई भी रोग ना हो, और हमारे सिस्टम सही काम करते रहे, तो उसके लिए भी हमारे के लिए जो न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक तत्व चाहिए, वो हमारे कौन कौन से होते हैं? विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स मुख्य रूप से।
पर यहाँ पर हमारे प्रोटीन्स और वाटर की भी बात है। तो विटामिन और मिनरल्स हमारे को बेसिकली हमारे प्रोटेक्शन में काम करते हैं, हमें रोग ना हो। और इसी के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे भी पोषक तत्व कह सकते हो या एंजाइम्स हम उनका नाम देते हैं, कुछ सिक्रीशंस होती हैं जो कि हमारे को मदद करती हैं हमारे शरीर के अंदर इन सब को, प्रोटीन को, विटामिन्स को, मिनरल्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, हमारे फैट को, कि ये सही रूप से हमारे शरीर के अंदर ये है यूज हो जाए। तो ये कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं। और यूजुअली ये क्या करते हैं, ये एक तरह से किसी ताले की चाबी का काम करते हैं। तो एंजाइम्स होती है चाबी, और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ये सब ताले होते हैं। उनको खोलने के लिए, उनको बॉडी के अंदर यूज होने के लिए एंजाइम्स जो है एक तरह से चाबी का काम करते हैं। तो हमारे बॉडी का हर सिस्टम का, हर प्रोसेस को करने के लिए हमारे ये सब पोषक तत्व जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स और वाटर, ये बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और वाटर का इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ में अगर हमारे शरीर में फिर कुछ टॉक्सिन्स भी बनते हैं, जब कोई भी हमारे शरीर में कार्य होता है ना। आप भी देखते हो कि आप घर में अंदर सफाई करते हो या कुछ भी करते हो तो गंदगी हमेशा बनती ही है, कुछ वेस्ट मटेरियल जरूर प्रोड्यूस होता है। उस वेस्ट मटेरियल को हमारे शरीर से बाहर भी निकालना होता है। जब भी कोई कार्य होता है, एनर्जी के साथ साथ आपका कुछ वेस्ट मटेरियल जरूर बनेगा। तो वो वेस्ट मटेरियल को बाहर ले जाने में हमारा पानी बहुत मदद करता है। वो वेस्ट मटेरियल कई रूप में हमारा भेजा जाता है, जैसे कि है मल, मूत्र, स्वेद, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी आप कह सकते हो, पसीने के रूप में, स्वेद जिसको होते हैं पसीना, मल मूत्र आप जानते ही हो। ये सब किसके माध्यम से बाहर जाते हैं, पानी के माध्यम से। ओके, तो हमारे शरीर में इन सब का काम है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रोटीन का हमारी ग्रोथ में, रिपेयरिंग में मदद करता है। विटामिन हमें इम्यूनिटी हमारी बढ़ाते हैं, डिजीज से फाइट करने में मदद करते हैं। अगर इनकी कमी होगी तो हमें उसी प्रकार के प्रॉब्लम्स, रोग हो जाते हैं, बॉडी का काम करने का जो है वो ठीक से नहीं कर पाती है। ओके, अब हम बात करेंगे, या हमने बात करी थी कि हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द फूड। अब हम बात कर रहे हैं अपने साइकोलॉजिकली फंक्शन, मतलब हम सिर्फ शरीर के काम करने, एक हम मानसिक रूप से भी प्रभावित होते हैं। क्या होता है कि खाना देखने में कैसा है, आप उसको सुगंध से भी, है ना, एक हमें आत्मिक संतुष्टि भी मिल जाती है। आजकल आप अगर जो भी उपवास रख रहे हैं, आप एक मिनट, हाँ बेटा, हेलो, हाँ बोलो बेटा। ओके, एक मिनट। तो हमारे शरीर के अंदर अलग अलग जो कहा खाना है, हम जैसे खाते हैं, हमें आत्मिक संतुष्टि में मिलती है। कई बार ऐसा खाना जो हम नहीं खाते या हमारे रिलीजन में नहीं खाया जाता है, जब हम वो देखते हैं तो हमें उसका भी थोड़ा सा मन ऐसा हो जाता है कि खाने का करता ही नहीं है ना। तो हम चाहे कितनी भी भूख लग रही है, लेकिन हम मानसिक दृष्टि से देखोगे तो आप बहुत ही उससे परेशान भी हो जाते हो। तो हमें खाने का प्रभाव हमारे मानसिक स्तर पर भी मिलता है। तो इसका इफेक्ट हमारे जो मानसिक स्तर से हमारे बॉडी के ऊपर भी इफेक्ट आता है ना। तो अगर मन से ही खाना वो नहीं खाएंगे तो वो भोजन जो है, इफेक्ट जो है हमें फिजिकल लेवल पर भी नहीं करेगा, चाहे हमें कितनी भी भूख लग रही होगी, है ना। और मान लो आजकल के बच्चे हैं, है ना, आप देखोगे इतने जंक फूड क्यों इतना खुश होके खाते हैं, उनका टेस्ट हम लोगों को तो नहीं अच्छा लगता, कहेंगे क्या तुम खा रहे हो, लेकिन उनको बड़ा अच्छा लगता है, उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू कुछ भी नहीं है। लेकिन वहीं पर ही जैसे हम देखते हैं कि
चावल अगर आपको प्लेन राइस है, अगर उसी के अंदर कलरफुल आपने वेजीज डाल दिए हैं, है ना, तो कुछ ऐसे आपको अच्छा लगता है। या हमारे कुछ टेस्ट बड्स ऐसे डेवलप हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हलवा पूड़ी होगा, है ना, कुछ इस तरह के जो बहुत ही कि भाई आप कुछ शाही पुलाव कुछ इस तरह से हुआ है, तो हम खाने से पहले ही हमें जो है मानसिक संतुष्टि मिल जाती है। एक प्लेयर होता है कि जो कि हमारे टेस्ट बड्स का वो भी बढ़ा देता है और आगे के हमारे डाइजेशन के भी उसमें हेल्प मिलता है, क्योंकि वो फिर हमें भोजन अच्छा भी जो है आगे इफेक्ट भी देता है। सोशल फंक्शन की हमने अभी बात करी थी, हमारी कम्युनिटीज में हम गैदरिंग्स में जब जाते हैं, एक दूसरे के जो कई बार हम कल्चर भी शेयर करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, खुशी जाहिर करते हैं, कई बार हम एक दूसरे को चाय पे बुला लेते हैं। आप देखते हो आजकल हमारे देश में मतलब बड़े बड़े जो राजनेता भी हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी चाय पर चर्चा करके ही विषय कुछ इस तरह से रख लिया जाता है कि एक चर्चा तो करनी होती है, एक दूसरे से मिलना तो होता है, अपने विचारों का आदान प्रदान होता है और एक चाय उसका माध्यम हो जाती है ना। हम अब दीपावली आएगी या ईद है, ईद में जैसे सेवइयां होती हैं, हम एक दूसरे को देते हैं तो अपनी खुशी जाहिर करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, प्रेम जो है वो बढ़ता है। क्रिसमस में केक का है, दीपावली अब हमारी आएगी, हम दीपावली में खूब एक दूसरे को मिठाइयां देंगे और अपनी खुशी जो करेंगे। तो इस एक ये माध्यम है भोजन, जिससे कि हम एक दूसरे से जो है अपना प्रभाव जो है एक दूसरे से मिलते हैं और अपनी थिंकिंग्स को भी शेयर करते हैं, है ना। तो खाना जो है हर उसमें एक्सेप्ट किया जाता है कि भाई एक हमारे इम्पोर्टेंट पार्ट है हर लाइफ का, हर सोसाइटी में, हर कल्चर में सब अलग अलग तरह का अपना जो है कार्य करते हैं। और खाना जो है हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, उसके प्रोसेसेस होते हैं कि जो भी हम भोजन करते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर ऊर्जा को उत्पन्न करता है, उसका एक प्रोसेस होता है, हम खाते हैं, उसको डाइजेस्ट होता है, फिर उसके रस को सोखा जाता है, फिर वो रस हमारे ब्लड के माध्यम से हमारे एक एक सेल तक पहुंचाया जाता है, जो कि वो ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। तो ये सारा प्रोसेस होता है और वही ऊर्जा हमें अलग अलग कार्य करने के लिए देती है। उस ऊर्जा में हमारे सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, जैसे कि अभी हमने देखा था कौन कौन से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये सब हमारे फिजिकल, मेंटल और हमारे सोशल लेवल को इफेक्ट करते हैं। तो ऐसा होना चाहिए कि जो हम उसको इजीली एक्सेप्ट भी कर सके और बॉडी को डाइजेस्ट भी करे। तो हमारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हमारे फूड में एक होते हैं मेजर और एक होते हैं माइनर। मेजर या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए, उनकी क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, और कुछ होते हैं जो कि कम क्वांटिटी में भी होंगे तो लेकिन वो हमें फिर भी चाहिए, वो चाहिए तो हमें बहुत ही कम मात्राओं में होते हैं, परंतु वो भी हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो न्यूट्रिशन से हमने क्या समझा? न्यूट्रिशन हमारे शरीर के अंदर पोषण, जो पोषक तत्व है हमारे शरीर की ऊर्जा के लिए, हमारे शरीर के विकास के लिए, हमारे शरीर के जो कार्य के लिए बहुत ही जरूरी जो है तत्व है, पोषक तत्व है। जो न्यूट्रिशन शब्द है बेसिकली वो जो शब्द लिया गया है लैटिन वर्ड के न्यूट्रायर से, जिसका मतलब होता है कि पोषण देना, पोषक तत्व जो हमारा जो है उससे हमारे को पोषण देना। ठीक है। डेफिनेशन जो न्यूट्रिशन की वो हम इंग्लिश के हिसाब से अगर हम देखेंगे, द स्टडी ऑफ व्हाट हैपेंस टू फूड वंस इट एंटर्स द माउथ एंड देयर आफ्टर, मतलब जो आपने खाना खाया उसके बाद जो उसमें से जो भी रस आपके शरीर के अंदर गए और किस माध्यम से कैसे क्या मिले, उन्होंने क्या किया, तो एक तरह से उसकी ये है डेफिनेशन यहाँ पर है सिंपलेस्ट वन। लेकिन अगर उसको हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड उसमें हम मान के चलते हैं तो वो यही कहते हैं कि आप जो हमारे शरीर को संचालन हेतु ऊर्जा, जो जीवनी शक्ति, हमारे शरीर को कार्य करने के लिए जो भी हमारे शक्ति मिलती है, वृद्धि होती है शरीर की, या क्षति जो भी हमारे शरीर की पूर्ति करती है, वो सारी हमारे न्यूट्रिशन है। इंग्लिश के हिसाब से हम तो साइंस ऑफ द फूड्स, द न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंस, तो उनका एक्शन, इंटरैक्शन और उनका बैलेंस हमारे शरीर में जो कि हमारे को हेल्थ या डिजीज देगा।
तो सारा प्रोसेस जो होता है न्यूट्रिशन का, हम उसे इंजेस्ट खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है और यूटिलाइज होता है, और फिर उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल भी हमारे बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं। तो ये हमारे न्यूट्रिशन का इसके साथ साथ इम्पैक्ट हमारे सोशल, फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिक, कल्चरल पे भी पड़ता है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो हमारे न्यूट्रिशन के होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे खाने पीने में जो हमें जरूरत होती है, हमारे दिनचर्या में कितनी कितनी जरूरत पड़ती है। तो अगर हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में अगर हम आराम फरमा रहे हैं, तो हमारे उस टाइम पीरियड पे रेस्टिंग पोजीशन में 2000 कैलोरी तब भी हमें चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर के सिस्टम्स तो काम कर ही रहे हैं ना, अगर हमारे फिजिकल लेवल पे नहीं कर रहे तो। अगर कोई नॉर्मल काम कर रहा है जैसे साधारण सा, तो उनको कितनी चाहिए, 2600 कैलोरीज। और अगर जो कोई हार्ड वर्क करते हैं तो उनको 4000 तक भी जरूरत पड़ जाती है। तो एक सामान्य व्यक्ति को विश्राम काल में 2000, विश्राम काल में, सामान्य काल में 2600 कैलोरी, और ज्यादा कुछ अगर परिश्रम वाला कार्य है तो 4000 कैलोरी चाहिए। तो हमारे अपनी एक इस इतनी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए हमारे शरीर में जो भोजन की जो मात्रा है, तो हमारे उस भोजन में पोषक तत्वों की जो मात्रा है कितनी होनी चाहिए, एक दिन में कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी होनी चाहिए, 400 से 500 ग्राम। फैट कितना होना चाहिए, 75 से 100 ग्राम। प्रोटीन की कितनी होनी चाहिए, 70 से 100 ग्राम। ये एक दिन का हमें बताया है कि इतना होना चाहिए। ऑन एन एवरेज एक जनरल ह्यूमन बीइंग है जिसका जनरल एक 60-70 किलो होगा, आप ऐसा ही मान के चलिए, थोड़ा सा एवरेज है कम ज्यादा को उस पे लेके। विटामिन ए जो हमें चाहिए होता है वो 5000 IU इसके यूनिट्स होते हैं, ये माइक्रोस में ही हम मान के चलेंगे, बहुत ही कम मात्रा होती है ये। इसमें 5000 देख के आप घबरा मत जाइए, IU का मतलब इसमें बहुत ही एक हमारी जो मात्रा होती है बहुत कम माइक्रोस में जाती है। विटामिन डी हमें सिर्फ 1000 चाहिए होता है, विटामिन बी 1.2 माइक्रोग्राम, वो IU उससे भी कम है। विटामिन B2 2 ग्राम। अभी आप ये इनको मैं आगे करती हूँ कि आप सोचोगे क्या क्या नाम है। तो मिनरल्स भी हमें बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होते हैं। वैसे देखिए सोडियम क्लोराइड ये जो है साधारण नमक है, जिसको हम केमिकल इसका जो नेम है वो होता है सोडियम क्लोराइड। जो हम खाने का जो नमक है, जो हमारी टेबल पे हम जो अपने खाने में डालते हैं, रखा रहता है, वो किससे बना है, सोडियम और क्लोराइड मिनरल से बना है। तो सोडियम क्लोराइड कितना चाहिए हमें, 10 से 15 ग्राम हमें अपने पूरे दिन में, हमारे लिए इतना सफिशिएंट है। फास्फोरस चाहिए सिर्फ 1.5 ग्राम, कैल्शियम भी चाहिए 1.5 ग्राम, आयरन हमारा सब जो है वो होना चाहिए 15 ग्राम। सबसे ज्यादा हमारा आयरन है, देखिए यहाँ पर 15 ग्राम, लगभग सोडियम क्लोराइड वैसे उससे थोड़ा सा कम ही रहता है। आयोडीन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे काफी ऑर्गन्स इसकी प्रेजेंस में ही काम करते हैं, तो वहां पर वो चाहिए लगभग 150, हमारा 150 मिलीग्राम, और कॉपर 105 मिलीग्राम। पानी हम दिन भर में कितना ले रहे हैं, यहाँ पर 2 से 4 पिंट लिखा है, 2 से 4 लीटर आप जो है वो समझेंगे। तो ये यहाँ पर फिर से वही स्लाइड दिखाई गई है। तो ये आज हमने अपने खाने में क्या चीज कितनी होनी चाहिए बात करी। कल हम बात करेंगे अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिटेल में, मेरे ख्याल से कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में अब हम डिटेल में बात करेंगे कल से। तो आज हम यहीं पर ही अभी विराम लेते हैं, और अभी किसी का कोई प्रश्न है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। आयोडीन क्या होता है? लगभग समय अभी है, अभी आप मुझे कोई प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ लीजिए। मैम आयोडीन क्या होता है? आज मतलब जनरल तौर पर ही हमने सब चीजों को समझा है। ओके।